मेरे मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है और मोदी की गारंटी, क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी हवा हवाई साबित हुई है, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, आरक्षण खत्म हो चुका है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ों के आरक्षण को शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। महंगाई की मार से आम जनता की कमर टूट चुकी है। 80 करोड़ लोग आज गरीब लाचार बेबस जिंदगी जी रहे हैं, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आखिर 5 किलो 10 किलो चावल पाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे? अपने बच्चों का इलाज कराएगा कैसे? अपने बच्चों को कपड़ा लत्ता पहनाएगा कैसे? इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। यही नहीं, जिन व्यापारियों ने कभी बीजेपी को चंदा और नोट दोनों दिया था, वोट और नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण जीएसटी से कभी हुआ और जीएसटी से संबंधित मामले आज सभी ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे मध्यम और छोटे व्यापारी हैं, उनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर चुकी है। आज भाजपा सरकार इस 10 साल में केवल हर जगह हर मुद्दे पर बुरी तरह फेल हुई है। ये पहली सरकार है। पहले सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी। ये पहली सरकार है जो राष्ट्रीयकृत विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। यानी जिन सरकारी विभागों में कभी नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, उनकी उम्मीदों का गला घोट दिया गया और अपने चहेते उद्योगपतियों के औने पौने दामों में कौड़ियों के भाव इन सरकारी विभागों को बेच दिया गया, जो वाकई में बहुत शर्मनाक है। और यही नहीं, आज देश में लोकतंत्र को साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज ईडी CBI इनकम टैक्स का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। दर्जनों नेता ऐसे जेल में बंद हैं जिन पर आज तक आरोप ही नहीं तय हो पाया, फिर भी जेल की सलाखों में है। यहाँ तक कि दो मुख्यमंत्रियों को भी जेल की हवालात में जाना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आज भी जेल में हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज 10 सालों में जो भाजपा ने पाप किया है, वो पाप का घड़ा भर गया है, वो भांडा फूटने वाला है। 2024 में भाजपा की विदाई होना तय है। इसलिए अब कोई भी इनका घोषणा पत्र काम नहीं आएगा। 10 सालों में इनके काले कारनामे ही अब चुनाव में सबके सिर चढ़कर बोलेगा भी और भाजपा को उसका खामियाजा उठाना भी पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस संकल्प पत्र के जरिए 24 साल का आगे का जो विजन है वो लेकर के आए हैं। हमने भगवान रामलला को हमने विराजमान किया, भव्य जो है राम मंदिर बना, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो भगवान राम का जो आशीर्वाद है वो उनको मिल रहा है। यही वजह है कि प्रदेश और देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको और विस्तार के दिया जाएगा। भगवान रामलला का मंदिर बनाने में मोदी जी कोई योगदान नहीं है, ये कह करके वो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को गाली दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री थे। अगर माननीय प्रधानमंत्री ही के बस में होता मंदिर बनाना, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो मंदिर बनवा लिए होते। वो इनसे बड़े धार्मिक और पुजारी थे। वो ज़्यादा भगवान को मानते थे, वो दिखावा नहीं करते थे, छलावा नहीं करते थे। लेकिन ये मंदिर बना है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना है। इसके लिए अगर श्रेय जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। माननीय मोदी जी जो ढिढोरा पीट रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर बनाने का, ये केवल नौटंकी है, ड्रामा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। और ये कह करके वे साबित करना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रधानमंत्री हूँ और मेरी तुलना में अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ नहीं थे, ये साबित करना चाहते हैं। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानहान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। ये कह करके
यह अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान कर रहे हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं। श्रेय अगर जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, केवल सर्वोच्च न्यायालय को, मात्र सर्वोच्च न्यायालय को। सर बीजेपी कह रही है, यानी एनडीए जो है वो कह रही है कि हम 400 पार का आंकड़ा जो है छूने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं वो सभी हम जीतने जा रहे हैं। तो जो इंडिया अलायंस है उसके लिए सर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की वो साजिश जिसमें ईवीएम से तिकड़म करने में माहिर है, वो तिकड़म बोल रहा है। सही मायने में कौन कितनी सीट जीतेगा लोकतंत्र में जनता तय करती है, जनादेश तय करता है। और जनता का जनादेश आया नहीं, 400 सीट पार कैसे जीत बोल रहे हैं? इसका मतलब है कहीं न कहीं दाल में काला है। यह ईवीएम का दुरुपयोग करने पे आमादा है, इसीलिए विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे। यानी देश के करोड़ों करोड़ों मतदाता का यह अपमान है कि जो मतदाताओं को फैसला लेना है उस फैसले का सुनाने का काम सरकार कर रही है। इसका मतलब या तो सरकार का घमंड है या सरकार का सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से चुनाव जीतने की साजिश का खुलासा है। सर आपकी पार्टी जो है का स्टैंड क्या रहेगा, यानी आपका जो है स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि चुनाव चल रहा है, ऐसे में कितने प्रत्याशी आपके जो है कहाँ कहाँ पे लड़ने जा रहे हैं? मैंने क्या रणनीति है? स्पष्ट कर दिया है कि संविधान, लोकतंत्र, देश खतरे में है। संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ। लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ। देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। आरक्षण बचाओ, बीजेपी हटाओ। इस नारे को सच करने के लिए जहां पर इंडिया अलायंस का प्रत्याशी मजबूत है उसे जिताओ। यदि इंडिया अलायंस का प्रत्याशी कहीं कमजोर है और बीजेपी को टक्कर दे रहा है अन्य विपक्षी पार्टी का कोई नेता, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हो, आजाद समाज पार्टी का हो, अपना दल कृष्णा का हो, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का हो या अन्य कोई क्षेत्रीय दल का हो, सपा का, वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है ही है। सपा और कांग्रेस तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है ही, वो तो मैं कह ही चुका हूं पहले ही। इसके अतिरिक्त यदि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को कोई अन्य विपक्षी पार्टी का नेता स्वीकार कर रहा है और उसे करारा जवाब दे रहा है तो वहां इंडिया अलायंस के साथ साथ ऐसे लोगों को भी जिताने का प्रयास करना चाहिए जो भाजपा को हरा सके। सर कुशीनगर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से वहां की जनता की चाहत को देखते हुए मैं कुशीनगर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में वहां चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हमें कुशीनगर की जनता पर अपार विश्वास भी है। हमें पूरा यकीन है कि कुशीनगर की जनता हमें लड़ाएगी भी, जिताएगी भी, भाजपा को हराएगी भी। सर इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या कांग्रेस से या सपा से किसी से बात हुई आपके जो प्रत्याशी हैं या आपकी पार्टी के तरफ से जो कैंडिडेट उतरने हैं? देखिए, इंडिया अलायंस के दल के नेताओं से मेरी वार्ता हुई, सकारात्मक परिणाम आज तक नहीं आए। क्योंकि मैं कुशीनगर की जनता की चाहत को देखते हुए अपने को प्रत्याशी वहां घोषित कर दिया हूं, इसलिए वो मेरा फैसला आज भी यथावत है। मैं कुशीनगर की जनता के साथ हूं, कुशीनगर की जनता के सम्मान, स्वाभिमान और कुशीनगर के विकास के लिए समर्पित हूं और उसी समर्पण की भावना से मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ने जा रहा हूं। हमें पूरा विश्वास है कि कुशीनगर की जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सर अलग सवाल है, संघमित्रा जी सांसद रही, अभी हमने देखा कि किस तरह से उनका जो एक मानविक चेहरा था वो भी सामने आया। क्या सर कोई बात हुई है या आगे हम लोग कहाँ देखने वाले हैं उनको? कोई भी बात आगे यदि नया होगा तो जल्दी ही उसका भी खुलासा आप लोगों के सामने किया जाएगा। बिल्कुल, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे जो तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बेबाकी से बातचीत की और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आज जारी किया गया और तमाम चीज़ें जो है उसमें उसका जिक्र किया गया है, तो सीधे तौर पे जो है सवाल खड़े किए गए कि मैनिफेस्टो के जरिए कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बताना चाहती है कि पूरे देश की जो 80 करोड़ जो जनता है आखिर वो कहाँ है।
क्योंकि राशन वो बांट रहे हैं, लेकिन राशन बांटने की जो व्यवस्था है, ये जो योजना है, वो कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगार बना रही है। रोजगार कहीं नहीं है, करप्शन बड़ा है, ईडी सीबीआई का लगातार जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये भी सीधे तौर पे आरोप है कि जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि हम 400 प्लस का आंकड़ा छू रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें छूने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे जो है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करें। कैमरा से रोहित सोनी साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।